नमस्कार दोस्तों, मैं विजय देवांगन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। करंट अफेयर की वीडियो की एक सीरीज़ जो है हमने शुरू की थी दोस्तों। इसी क्रम में यह हमारा तीसरा वीडियो है जो कि दिसंबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेगा। इस वीडियो में मैंने एक नया प्रयास किया है दोस्तों। इस वीडियो में मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के कुछ तथ्यों को समाहित किया है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आता है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल अभ्यास ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, ज़्यादा वक़्त ना गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिएगा साथियों, आगे बढ़ते हैं। देश में 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खोले जाएँगे। अभी हाल ही में हुई घोषणा के आधार पे देश भर में 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने को मंजूरी मिली है। इसी क्रम में हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में भी 4 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएँगे दोस्तों। जो केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी, उस पर विशेष रूप से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाओं को विशेष ध्यान दिया जाएगा। हाल ही में सभी केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को पीएम-श्री स्कूल योजना के तहत तैयार किया जा रहा है। तो चलते हैं साथियों अगले तथ्य की ओर। सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर, राजस्थान में किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका भारतीय राज्यों को एकीकरण करने में रही। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय की राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि हमारे देश के राज्य रियासत के रूप में विभाजित थे। तो इन सभी रियासतों को एकीकृत करने में प्रमुख भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। आगे बढ़ते हैं साथियों। पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम ने चुना पर्सन ऑफ द ईयर। जैसा कि दोस्तों आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि पर्सन ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया है। तो आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न में। अमेरिका के प्रतिष्ठित टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया। टाइम ने एक बार फिर से पर्सन ऑफ द ईयर के लिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुना। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को जब वो 2016 में भी राष्ट्रपति थे, तो उस समय पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो चुना गया था। इससे पूर्व 2023 में 1 वर्ष पूर्व टेलर स्विफ्ट को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। आइए जानते हैं दोस्तों टाइम मैगज़ीन के इतिहास के बारे में। अमेरिका का बहुत ही प्रतिष्ठित वीकली न्यूज़ मैगज़ीन है टाइम और इसकी शुरुआत हुई थी 1923 से और इसका प्रकाशन होता है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। चलते हैं साथियों अगले तथ्य की ओर जो कि संबंधित है खेल क्रिकेट से। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष। हाल ही में समी सिल्वा एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। इससे पूर्व जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष थे। जब जय शाह ने आईसीसी के अध्यक्ष का पद धारण किया, तब से यह पद रिक्त था। ऐसी स्थिति में समी सिल्वा को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इससे पूर्व समी सिल्वा एसीसी, जिसे एशियन क्रिकेट काउंसिल भी कहा जाता है, उसके वित्त और विपणन समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वन नेशन वन इलेक्शन। हाल ही में यह समाचार बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। केंद्रीय कैबिनेट ने 12 दिसंबर को एक देश एक चुनाव, जिसे वन नेशन वन इलेक्शन कहा जा रहा है, उस विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब मंजूरी देने के बाद यह विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के विचारों पर चर्चा करने के लिए एक कमेटी गठित की गई और इस कमेटी के अध्यक्ष हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इस कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 को ही कर दिया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन हैं? तो उसके अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी ने कुछ सिफारिशें की थी और उस सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई थी, जिनमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ चरणबद्ध तरीके से कराने का प्रस्ताव था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल पेश किया जाएगा, उसमें यह प्रस्ताव है कि लोकसभा, राज्य विधानसभा और राज्यों के स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाए और चरणबद्ध तरीके से कराए जाए। यही इस बिल में मुख्य रूप से बात कही गई है। चलते हैं साथियों अगले तथ्य की ओर। एशियन क्रिकेट काउंसिल मेंस अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप। हाल ही में 8 दिसंबर 2024 को दुबई में संपन्न हुए फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश ने फाइनल मैच में भारत को 59 रनों से हराकर एसीसी पुरुष अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता।
यह खिताब बांग्लादेश ने दूसरी बार जीता और पहली बार यह खिताब पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात को हराकर यह खिताब को जीता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया बीमा सखी योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह योजना केवल और केवल महिलाओं के लिए है। कोई भी महिला जो एक बीमा एजेंट के रूप में कार्य करना चाहती हैं, तो उनके लिए लॉन्च किया गया है बीमा सखी योजना, जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, एक प्रोत्साहन मिल सके और एक बीमा एजेंट के रूप में बेहतर ढंग से काम कर सके। आइए आगे बढ़ते हैं और तथ्यों को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर को हरियाणा पानीपत में बीमा सखी योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत महिलाओं को 3 साल तक मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस तथ्य का मतलब ये है कि महिलाओं को 3 साल तक प्रति माह जो है वो मासिक स्टाइपेंड प्राप्त हो। अब देखते हैं कितना उन्हें मासिक स्टाइपेंड प्राप्त होगा। इस योजना के तहत उन्हें पहले साल में 7,000 रुपये, दूसरे साल में 6,000 रुपये और तीसरे साल में 5,000 रुपये महीना मिलेंगे। ठीक है? इस योजना के लिए, इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या-क्या शर्तें होनी चाहिए, यह भी इसमें दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। इसके लिए शर्त यह रहेगी कि महिलाओं को जो भी उन्होंने पॉलिसी बेची है, उस पॉलिसी में से 65% पॉलिसी जो है वो साल के अंत तक सक्रिय रहे। साथ ही साथ जो भी महिलाएँ इस पे आवेदन करना चाहेंगी, उन महिलाओं की जो आयु है वो 18 साल से 70 साल के बीच होना चाहिए और कम से कम वो 10वीं पास होने चाहिए। इसमें एक और शर्त है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई भी ऐसे महिला जो पूर्व में एलआईसी की कर्मचारी रह चुकी हैं या पूर्व में एजेंट भी रह चुकी हैं, उनको यह योजना, बीमा सखी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत को मिला नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करने का मौका। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। यह संस्था पूरे विश्व भर में नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख नीति निर्धारक संस्था है। इसका मतलब यह है कि पूरे विश्व भर में नशीली दवाओं को लेकर के क्या नियम कानून होंगे, इसका नीति निर्धारण का काम जो है वो नारकोटिक ड्रग्स आयोग करता है। ठीक है? इसका काम यह भी है कि ग्लोबल लेवल पर ड्रग ट्रेंड्स की निगरानी रखने का काम यह संस्था करती है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर कि नारकोटिक ड्रग्स आयोग का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, जबकि इस आयोग की स्थापना जो है वो वर्ष 1946 में की गई। तो चलते हैं साथियों अगले तथ्य की ओर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 3 नए रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में 7 दिसंबर को उड़ीसा में 3 नए रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी और ये 3 रेल परियोजनाओं के नाम इस प्रकार हैं। पहला बंगारी-पोसी गुरुंग हिसारी, दूसरा बूढ़ा-मरा चाकुलिया और तीसरा है बादाम पहाड़ केंदुझर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति ने हाल ही में कितने रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया, और तो इसका उत्तर होगा 3। और किस राज्य के लिए इस रेल परियोजना का शिलान्यास किया, तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा राज्य। आगे चलते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे और यह 11 दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पे अपने कार्यभार को संभालेंगे। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि राजस्थान कैडर से संबंधित हैं। डी गिकेस बने वर्ल्ड चेस चैंपियन। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के गेम में डी गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को हराया और यह वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता। डी गुकेश ने इस मैच में डिफेंडिंग चैंपियन चीन के खिलाड़ी डिंग लिरेन को 7.5 के मुकाबले 6.5 के स्कोर से हराया। ऐसा करने वाले 18 साल के डी गुकेश सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। इससे पहले 17 साल की उम्र में उन्होंने FIDE कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट भी जीता था। तब वह ऐसा करने वाले सबसे युवा प्लेयर बने थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब वो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता 18 साल की आयु में, तब भी वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। जबकि 1 साल पूर्व जो FIDE कैंडिडेट्स में इन्होंने चेस टूर्नामेंट जीता था 17 साल की उम्र में, तभी ये सबसे यंगेस्ट प्लेयर थे, सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। गुकेश चेस के वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले भारत के दूसरे ही प्लेयर बने। ठीक है? इससे पहले साल 2012 में विश्वनाथन आनंद चेस के चैंपियन बने थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव की नियुक्ति।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे बीसीसीआई कहा जाता है, उनके अध्यक्ष रॉजर बिन्नी द्वारा देवजीत सौकिया को बोर्ड का कार्यवाहक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। देवजीत सौकिया इस पद पर सितंबर 2025 तक बने रहेंगे और इन्होंने जय शाह का स्थान लिया। हाल ही में जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो इसीलिए कार्यवाहक सचिव के रूप में देवजीत सौकिया को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट 2024 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर को इकोलॉजिस्ट यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान के लिए माधव गाडगिल को 2024 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च सम्मान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। गाडगिल को यह पुरस्कार भारत के 4 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक पश्चिमी घाट में उनके काम के लिए मिला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि गाडगिल ने भारत में जो 4 हॉटस्पॉट हैं उनमें से एक हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट के हॉटस्पॉट में काम करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार जो है वो मिला। माधव गाडगिल को यूएनईपी की लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया गया है। नया वार्षिक आईएनएस तुसिल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 दिसंबर को रूस में भारतीय नौसेना के नए वारशिप आईएनएस तुशिल को कमीशन किया। यह वारशिप एक एडवांस और स्टेल्थ क्लास मिसाइल फ्रिगेट है। युद्धपोत खास तौर पर 2 प्रकार के होते हैं, जो कि हैं फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आईएनएस तुशिल जो है वह फ्रिगेट कैटेगरी का एक युद्धपोत है। फ्रिगेट युद्धपोत आमतौर पर छोटे और हल्के होते हैं, लेकिन यह तेज गति के होते हैं, जबकि डिस्ट्रॉयर जो होते हैं वो बड़े और शक्तिशाली युद्धपोत होते हैं। संस्कृत में यह जो तुशिल शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ है अभेद्य कवच यानी प्रोटेक्टर शील्ड। आगे चलते हैं साथियों, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 45 पंचायतों को सम्मान दिया गया। इस पुरस्कार को प्रदान करने के पीछे उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र और स्थानीय संसाधन वाले जो क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा और प्रोत्साहन मिल सके। इसी क्रम में हमारे राज्य छत्तीसगढ़ को भी पंचायत पुरस्कार प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ के हरदी भाठा गांव, जो कि धमतरी जिले के अंतर्गत आता है, उसे भी पंचायत पुरस्कार प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से हरदी भाठा गांव के सरपंच मुनेन कुमार ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ के हरदी भाठा गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ। हरदी भाठा गांव जो है वो धमतरी जिले में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। रायगढ़ में एपेक्स बैंक की नई शाखा। हाल ही में रायगढ़ में एपेक्स बैंक की नई शाखा की शुरुआत की गई। यह शाखा तमनार विकासखंड में शुरू किया गया है और इस विकासखंड को तमनार में शुरू करने से फायदा यह होगा कि तमनार के साथ साथ घरघोड़ा में निवास करने वाले लोगों को भी इसका फायदा होगा। इस बैंक का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से किया गया, जिसका शुभारंभ जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के हाथों से हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से वित्त मंत्री ओपी चौधरी और सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहे। इससे पूर्व रायगढ़ में जो शाखा थी उसके माध्यम से तमनार और घरघोड़ा के कार्यों का संचालन होता था। अब तमनार में नई शाखा खुल जाने के बाद लगभग 13,900 कृषकों को इससे फायदा होगा। नई शाखा खुलने के बाद किसानों को धान खरीदी और धान का भुगतान, ऋण प्राप्ति और खाद आदि के वितरण में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज को 2 नए पीजी कोर्सेज की मंजूरी मिली शासन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा स्वर्गीय लखीराम मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज, जो कि रायगढ़ में स्थित हैं, वहाँ 2 नए पीजी कोर्सेज को मंजूरी दी गई है और वो कोर्सेज हैं इस प्रकार से। प्रसूति और स्त्री रोग विभाग के लिए 4 सीट और चर्म रोग विभाग के लिए 4 सीटों को मंजूरी मिली है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो ये है कि रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज को कितने पीजी कोर्सेज के लिए मंजूरी मिली, तो 2 पीजी कोर्सेज के लिए मंजूरी मिली। और सीटों की संख्या पूछी जाए तो वो ये है कि 2 अलग अलग विभाग जो जिनकी मंजूरी मिली उनमें 4-4 सीटों की मंजूरी जो है वो इन्हें प्राप्त हुई।
अगला करंट अफेयर छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में पहली बार बस संगवारी ऐप। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हुआ है कि बस के रूट्स एवं समय सारिणी की जानकारी के लिए बस संगवारी ऐप जो है वो लॉन्च किया गया। बस संगवारी ऐप को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा लॉन्च किया गया और इस ऐप से मुख्य रूप से जो सुविधाएं मिलने वाली हैं वो ये हैं कि बस की समय सारिणी के बारे में जानकारी जो है वो बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को होगी और बस रूट के बारे में भी जानकारी मिलेगी। और बस संगवारी ऐप के माध्यम से यात्रियों को जो यात्रा करने के इच्छुक हैं उन्हें घर बैठे ही बस के रूट और बस के समय सारिणी के बारे में जानकारी प्राप्त हो। इससे फ़ायदा यह भी होगा कि 5,000 से अधिक बसों की समय सारिणी बस संगवारी ऐप के माध्यम से उन्हें प्राप्त होगी। इससे मुख्य रूप से फ़ायदा उन लोगों को होगा जो कि दूरस्थ अंचलों में निवास करते हैं और बस संगवारी ऐप में रियल टाइम ट्रैकिंग फीचर्स का भी उपयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ की गौशालाओं में प्रति मवेशी दी जाने वाली अनुदान राशि में की गई है वृद्धि की घोषणा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की गौशालाओं में प्रति मवेशी जो अनुदान राशि दी जाती है उसमें वृद्धि करने की घोषणा की है, जिसे 25 रुपये से बढ़ा करके 35 रुपये करने की घोषणा की है। आइए देखते हैं दोस्तों गौशालाओं से संबंधित अन्य कुछ और भी तथ्य हैं, जैसे कि गौ सेवा आयोग के नवीन अध्यक्ष के रूप में चुने गए विशेश्वर सिंह पटेल बेमेतरा जिले में झालम में 50 एकड़ में गौधाम बनकर तैयार है, जिसका जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। जबकि इसी क्रम में कवर्धा जिले में भी 120 एकड़ में गौधाम बनाने का काम जो है वो तेजी से चल रहा है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश किया कि विगत सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा यह वीडियो और मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।